इतना सारा पढ़ने के बाद भी हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं एक डाउट जरूर रहता है। उसका दिल उसे कहता है कि यार रैंक आएगी या नहीं, जो पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है या नहीं, कितने क्वेश्चन लगाने चाहिए। 100 क्वेश्चन लगाने के बाद कोई सा 101वां क्वेश्चन कहीं से इधर से उठाते हैं और वो बनता नहीं है, तो पूरे नॉलेज पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। एक बात बताओ, जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में प्रिपेयर हो रहे हैं, क्या सब क्या उसमें से एक भी इंसान परफेक्ट होगा? परफेक्ट मतलब जिसके दिल में ये नहीं चल रहा होगा कि यार जो मैंने सारे क्वेश्चन शुरू में बोले वो सारे किसी के दिल में ना चल रहे हो, ऐसा कोई एक बंदा होगा क्या? नॉट पॉसिबल यार। वी आर ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग है तो वी आर बाउंडेड बाय द नेचुरल थिंग्स। ये नेचुरल है। किसी भी चीज़ को करते समय आपको अंदर ही अंदर थोड़ा सा एक फियर वाला फैक्टर बना रहता है। कोई सा भी सफल इंसान उठा लो, उसके दिल में क्या फियर नहीं होगा? यस और नो? सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग करते थे, क्या उनके दिमाग में फियर नहीं रहता था यार आउट ना हो जाऊं? कहने का मतलब फियर वाला फैक्टर जो है ना, वो कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है, बना रहेगा। तो क्या सरेंडर कर दे? नहीं, सरेंडर नहीं करे, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट कहने का मतलब ये कि जैसे कोई इंसान अपने हालातों को लेके, अपनी किस्मत को लेके रोने लग जाए। किस्मत इन द सेंस जो उसके हाथ में नहीं है। वो कहीं पे किसी एग्जामिनेशन में बैठा, उसकी एग्जामिनेशन नहीं निकली, 4, 5, 6 एग्जामिनेशन नहीं निकल रही है, लेकिन प्रिपेयर मस्त कर रहा है, पढ़ मस्त रहा है। कहीं थोड़े बहुत कुछ लूप होल्स हैं, लेकिन पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। वो किस्मत को दोष दे रहा है कि यार किस्मत ख़राब है, किस्मत ख़राब है, परेशान है वो। अब देखो, उसके दिमाग इस साइकिल को क्रिएट कर लिया कि मैं परेशान हूँ, तो परेशानी के हिसाब से ही वो प्रिपरेशन कर रहा है। हर प्रिपरेशन में एडेड परेशानी है। जितनी भी प्रिपरेशन करेगा प्लस उसके दिमाग में जो चल रहा है, ये रोना जो रो रहा है वो है। इससे बेस्ट क्या ऑप्शन हो सकता है? एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई मेरी किस्मत नहीं है, अभी नहीं चल रही है, जो भी है मेहनत करता रहूँ, बात की बात है। बाकी सब कहने का मतलब एक्सेप्ट कर लो, जो भी परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो कि ये फियर होता ही है, नो डाउट एट ऑल। एक्सेप्ट करने के बाद प्रिपरेशन में वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो तब का तब देखेंगे, नहीं होगा तो तब का तब देखेंगे ना। वो अभी से क्यों सोचें? हो जाएगा तो भी तब का तब देखा जाएगा ना। अभी क्यों सोचें? अभी जस्ट प्रिपरेशन करते रहें, जो होगा देखा जाएगा। बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट चलता है ना, जो होगा देखा जाएगा। यस और नो? सिर्फ पढ़ते जाइए, ज्ञान की प्राप्ति करते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए। आपने जो मेहनत कर ली, जो क्वेश्चंस लगा लिए हैं ना, फील इट कि यार ये मेरे को काम आएंगे। उस टाइम पे जब मैं गेट की एग्जामिनेशन देने जाऊंगा मेरे को काम आएंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना दूंगा। बट ये ना सोचे कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, अब मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ऐसा सोच लिया, मैट्रिक्स पढ़ा और मैट्रिक्स में सोच लिया कि भाई अब तो मैं सारे दुनिया के क्वेश्चन कोई सा भी कहीं से उठा के पूछ ले बना दूंगा। और एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से मैट्रिक्स का आया और वो क्वेश्चन ऐसा आया जो आपसे नहीं बना, तो फिर आपका ईगो हर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच के रखा कि भैया मैं तो बना दूंगा, मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया तो मुझसे तो बनना है ही, दुनिया से बने या ना बने मुझसे तो बनना। लेकिन खुदा ना खास्ता आपसे उधर नहीं बना, तो वो पहला क्वेश्चन पूरी एग्जामिनेशन के कॉन्फिडेंस को ले डूबेगा। तो इतने सारे प्रवचन का अंतिम पॉइंट, क्लाइमेक्स ये है, एक्सेप्ट एवरीथिंग। ज़्यादा खुद को परफेक्ट फील नहीं करना, ताकि वो बर्डन ना रहे दिमाग पे, है ना। एकदम लाइट फील करो, पढ़ते जा रहे हो ना, बस देखा जाएगा। कलाबाजी सीख ली, युद्ध के मैदान में जा रहे हो, वहाँ डिसाइड करो कि कैसे लड़ना है, क्या कैसा शत्रु आ रहा है, पहले से सोच के भी नहीं जाना है कहीं पे।
ठीक है, इस टाइप के प्रवचन में देते रहूँगा। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अच्छा, जो वेवफॉर्म इस टाइप की है हमारे पास, साइनोसोइडल सिग्नल्स इन्हें बोलते हैं, साइनोसोइडल फंक्शंस इन्हें बोलते हैं। उसमें सबसे पहले पास है हमारे पास साइन, ये तो देखा ही होगा, बहुत फेमस है, साइन एक्स पढ़ते ही हो आप। कोसाइन मतलब कोस एक्स, लाइक दिस। किस टाइप के फंक्शन है ये? सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, हम जानते हैं। अच्छा, साइन एक्स का वेवफॉर्म बनता है ये भी आप जानते हो, है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू एट 0 आपको पता करनी हो तो आप जानते हो कि ये 0 है। 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक में यही हमने सीखा है और एकदम भर भर के सीखा है। ओके, साइन 90 डिग्री जब पहुंचता है, ये एंगल है इन डिग्री, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सारी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा और जब 90 डिग्री का एंगल रहेगा, आप देखो ज़रा ध्यान से कि 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी बेटा? 1 है। देखो एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री, एक्स पे है आपका एंगल और वाई की वैल्यू वहाँ पे क्या है भाई? ये है एक्स हमारा, वाई की वैल्यू 1 है। फिर जैसे ही आप साइन पाई पे जाते हो तो पाई पे अगेन ये हो जाता है 0, तो ये हो गया 0 आपका, ये पाई लिखा और ये पाई पे ये 0 पे पहुंच गया ग्राफ। उसके बाद जैसे ही 3π/2 पे जाते हो, साइन 3π/2 इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा, ये रेडियन में लिख लिया मैंने, यहाँ एंगल उसमें लिख लिया डिग्री में, वो सब आप समझ रहे हो। इसकी वैल्यू -1 हो जाती है, देख लो ये है -1 3π/2 पे। उसके बाद 2π आता है और 2π पे साइन 2π जैसे ही आता है यू आर गेटिंग 0। उसके बाद यहाँ से यदि आप गौर फरमाओगे तो पाओगे कि यार ये साइन वेव 0 से स्टार्ट हुई, 1 पे गई, फिर 0 को क्रॉस करते हुए 0 पे आ गई, है ना। उसके बाद यदि आप देखो ध्यान से, इस पॉइंट के बाद फिर से ये रिपीट कर गई, मतलब जैसे यहाँ बनी ना, सेम टू सेम इसका अगला साइकिल, लाइक दिस। समझ तो बात को? ऐसा नहीं कि ये पाई तक ऐसा हुआ और फिर रिपीट कर गया ना, ये पूरा एक स्लोट अगेन आपको दिखता जाएगा, दिखता ही चला जाएगा। तो ये सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल भी हो गया। हमने पीरियोडिक सिग्नल भी तो डिस्कशन किया था कि मान लो कोई सिग्नल है, वो टी टाइम के बाद फिर से वही का वही हो जाए तो उसे पीरियोडिक सिग्नल बोलते हैं। तो साइन फंक्शन जो हो गए वो पीरियोडिक फंक्शन हो गए। जी हाँ, पीरियोडिक हो गए। देख लो ना, इस फंक्शन में यदि 2π का एडिशन कर दो, 2π के बाद फिर से वो फंक्शन आ गया, है कि नहीं? तो यहां पे इसका टाइम पीरियड क्या हो गया सर? 2π इज द टाइम पीरियड, यानी कि 2π इंटरवल के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। समझते ना बात को? अब देखो, अब x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर लो, बहुत बड़ी ट्विस्टिंग बात है यहाँ पे। x बढ़ता जा रहा है, x पे हमने एंगल्स ले लिए, π/2, π, 3π/2, 2π, आगे बढ़ते जाओ आप पाओगे कि ये जो वैल्यू है ना वो 1 और -1 के बीच में ही टॉगल होगी। इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है साइन फंक्शन की। साइन फंक्शन 1.1 भी नहीं पॉसिबल है दोस्त, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये तो सत्य हो गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x, साइन x जो है ना उसकी वैल्यू प्लस और -1 के बीच में टॉगल करती रहती है। समझ आ गया बात? तो मैक्सिमम वैल्यू यदि पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो +1 होती है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में यदि बात करें तो वो -1 होती है। ये है साइन की बात, ये पते की बात मिली हमें साइन से। समझ रहे बात को? साइन 0 हो गया हमारा, 0 साइन दिस, ये सब याद रहेगा। अब यहां से एक और चीज, जब भी आप देखोगे कि साइन पाई या 2π या 3π या 4π सब 0 आएंगे, तो यहां से एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के चलेगा हमारे साथ, और वो है कि साइन nπ इज इक्वल टू 0 आंख मीच के। जब भी हमारे पास साइन nπ रहेगा उसकी वैल्यू 0 रहेगी। अच्छा जी, अब आप देखो
1 कब रहेगी? साइन पाई बाई 2 इज 1। उसके बाद पाई बाई 2 के बाद हमारा आएगा 5 पाई बाई 2 पे अगेन 1, ये 5 पाई बाई 2, दिस इज 5 पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2, उसके बाद 5 पाई बाई 2, उसके बाद कितना कितना गैप बढ़ता जाएगा, 4 4 का गैप बढ़ता जाएगा, 9 पाई बाई 2, उस पर 1 रहेगी, ये सब हमें पता है। साइन 3 पाई बाई 2 पे -1 आएगा, उसके बाद अगेन एक साइकिल पूरी ऐड कर दो तो फिर से -1 आएगा, है कि नहीं? इस पॉइंट से अगले पॉइंट तक जाने में कितना पीरियड लगेगा फिर? 2 पाई। देखो मान लो ये पॉइंट है, अगेन इस पॉइंट पे आना है तो कितना 2 पाई चल रहा है, तो आप 2 पाई 2 पाई 2 पाई जोड़ते जाओ तो आपको क्या मिलता जाएगा? 1 1 साइन पाई बाई 2, इसमें 2 पाई जोड़ दो तो 1, फिर जो आया उसमें 2 पाई बाई, मान लो यदि आपको वैल्यू पता है कि 1 कहाँ है, साइन पाई बाई 2 पे उसमें 2 पाई जोड़ दो फिर 1। आपको पता है -1 पहली दफा कहाँ है, 3 पाई बाई 2, इसमें 2 पाई जोड़ दो फिर -1। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ते आए होंगे वो है साइन n फाई इज इक्वल टू 0। ये है साइन का फंक्शन, सिंपल सा, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। इवन और ऑड फंक्शन मान लो होता तो क्या ये इवन और ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन कोई सा कब होता है? जब वो y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है? ना। क्या ये x एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है? कहीं से भी ये सिमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं। तो ये अपना ओड और इवन फंक्शन की बात हो रही थी ना। हाँ चलो इसके ओड और इवन के बारे में भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, देखते हैं ये ओड है या इवन है, देखना जरा। साइन x ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन x की जगह -x पुट कर रहा हूँ। ये y2 ले लो, ये y1 ले लो। सो y2 इज इक्वल टू साइन -x, माइनस साइन x होता है दोस्त, माइनस साइन x। अब साइन x की वैल्यू y1 है, सो y2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y1। ये तो वही बात हो गई कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f माइनस x, और ये जहाँ होता है वो ओड फंक्शन की तरफ इशारा करता है। साइन x एक ओड फंक्शन हुआ। याद रहेगा ना जी? चलिए बिल्कुल याद रहेगा। नाउ लेट्स कम टू द कोसाइन फंक्शन। ये रहा मेरा कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन यानी कि cos x। cos x की भी बेसिक वैल्यूज तो आप जानते हैं कि सर cos 0 इज ऑलवेज 1 सर, और बहुत ही फेमस cos पाई बाई 2 हमेशा 0। देख लो आप, cos 0 ये है 0, और 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद पाई बाई 2 पे 0, उसके बाद पाई पे -1, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे 0, और ये वापस 2 पाई पे फिर से वो रिपीट कर गया। अब देखो ना, यहाँ से फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ से यदि आप देखो तो यहाँ से यहाँ फिर सेम टू सेम ग्राफ आपको यहाँ मिलेगा जी। ये लाइक दिस, सेम टू सेम रिपीट कर गया। तो यहाँ पे भी ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, और उसका पीरियड कितना हुआ दोस्त? 2 पाई। दिस इज द 2 पाई पीरियड, वो जिसके बाद साइकिल रिपीट करे। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ जिसका टाइम पीरियड 2 पाई हुआ। अच्छा सर, ऐसी बात? हाँ जी। अब जैसे ही आप cos पाई देखे, और cos पाई की वैल्यू आ रही है दोस्त -1। cos 3 पाई बाई 2 देखे, cos 3 पाई बाई 2 जैसे ही देखे वैल्यू आ रही है 0, और जैसे ही cos 2 पाई आप देखते हो आपकी वैल्यू आ रही है 1। Isn't it? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से, cos पाई -1 है, cos 2 पाई 1 है, cos 3 पाई -1 होगा, cos 4 पाई 1 होगा। तो यहां से क्या सीखे कि cos 2n प्लस 1, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वेट ए मिनट। टू एन प्लस, क्या लिख रहा हूं मैं, 2n प्लस 1 पाई इज ऑलवेज -1, ये बोलेंगे ना। हाँ, n की वैल्यू 0 रखो तो ये हो जाएगा cos पाई -1 होता है। n की वैल्यू 1 रखो तो ये हो जाएगा 3 पाई -1। n की वैल्यू 2 रखो 5 पाई -1।
ठीक है। और सिमिलरली यदि आपका 2n पाई हुआ तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। cos 2 पाई 1, n की वैल्यू 0 रखो, 1 1 रखो, 2 पाई 1, 3 रखो, नहीं 2 पाई इसके बाद 2 रखा ना, हाँ तो 4 पाई 6 पाई, समझ गए बात, भावनाओं को समझ गया। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ। अब देखते हैं जरा कि ये क्या है, ओड है, इवन है, क्या है, दिख रहा है। जो चीज़ y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक है ना, देख लो, यहाँ खड़े हो जाओ और यदि आप इसे कर दो तो ये एक दूसरे को फिट कर जाएंगे। ये एक सिमेट्रिक फंक्शन हुआ, और y एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक हुआ तो इवन फंक्शन हुआ। बोले तो आप इसको परफॉर्म भी करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि f(x) = cos x, f माइनस एक्स यदि आप रखोगे तो वो हो जाएगा cos ऑफ माइनस एक्स। cos माइनस थीटा = cos थीटा आप पढ़ के आए हैं, तो ये cos x ही है। दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर है। f ऑफ x = f ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये एक इवन फंक्शन है। समझ गए ना। अब ये भी प्लस और -1 के बीच में ही टॉगल करता है। तो कोसाइन फंक्शन में कोसाइन कॉस फंक्शन और साइन फंक्शन दोनों टॉगल करते हैं प्लस और -1 के बीच में, ठीक है। एट एनी वैल्यू ऑफ x इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो क्या होगा इनके साथ, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेते हो तो इन्फिनिटी जो डिफाइंड नहीं है, वेरी हाई वैल्यू पे भी मान लो इस सिग्नल को डिफाइन करें, वहाँ रोक दें सपोज, तो सिग्नल तो बेचारा वो टॉगल करता ही रहेगा, ऑसिलेटरी रहेगा प्लस और -1 के बीच में। सपोज x इन्फिनिटी पे बात कर रहे हैं और उससे आगे कुछ जा ही नहीं सकता फंक्शन, और फंक्शन का नेचर क्या हो गया, पीरियोडिक, बार बार उसको बदलना है दोस्तों, वो +1 -1 +1 -1 के बीच में टॉगल करता रहेगा। समझे कि नहीं। चलिए अब आते हैं हम टेंजेंट फंक्शन पे। टेंजेंट फंक्शन यानी कि tan थीटा पढ़े हैं वो ना, सो दिस इज नथिंग बट tan ऑफ x। सर tan 0 = 0 हमने पढ़ा था। अच्छा सर tan π/4 बहुत फेमस है सर, बिकॉज इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा सर tan π/2 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा उसके बाद फिर से रिपीटेशन चालू हो जाएगा इसका, है ना। तो जैसे कि tan x क्या होता है, ये होता है sin x अपॉन cos x, यू नो वेरी वेल। तो यदि आपको sin x cos x की भी वैल्यू पता है तो आप पता कर सकते हैं बाकी की वैल्यूज, ठीक। तो ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ, पीरियोडिक सिग्नल हुआ, समझ लें आप। और ये इसका ग्राफ है, सिंपल सी बात है, 0 पे है 0, देख लीजिए, वो 0 से ऊपर जैसे ही बढ़े π/4 पे 1 है, और π/2 यानी कि 90 डिग्री पे है ये इन्फिनिटी। यदि आप -π/4 लोगे तो उसकी वैल्यू माइनस आएगी, और लाइक दिस। तो यहाँ से हम ये सीखे कि tan -x = -tan x, isn't it? ऊपर से रख के भी देख लेंगे तो यही आएगा -tan x, हाँ कि नहीं। tan की माइनस वैल्यू रखोगे यानी कि ये सारी माइनस वैल्यू यदि रख दो तो ये -1 हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ विशेष है नहीं करने के लिए। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया जी, ध्यान से देखिएगा। हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) = a⁴x, ये है कहानी। कोई सा भी फंक्शन हुआ लाइक दिस, आपने लिखा कि 2 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 4, मान लो 2 की पावर x ले लो। एक्सपोनेंशियल मतलब कहते हैं ना अपन, कोरोना जब एकदम से विस्फोट हुआ तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया। एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब, खतरनाक तरीके से। जैसे कि f(1) रख लोगे तो इसकी वैल्यू 2 है, f(2) रख लोगे तो इसकी वैल्यू 4 है, f(3) रख लोगे तो इसकी वैल्यू 8 है। इसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं ना। सपोज महीने मंथ वाइज यदि लें, x की वैल्यू इनपुट है महीने,
पहले महीने में 2 केस थे, दूसरे महीने में 4 हो गए, तीसरे में 8 हो गए, चौथे में 16 हो, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ, बहुत ह्यूज ग्रोथ होता इसमें। 10वें महीने में 2 की पावर 10 1024 हो जाएगा, तो एकदम खतरनाक ग्रोथ। चलो खैर आते हैं, वो तो एक्सपोनेंशियल का मतलब आप समझ गए। अब वहाँ देखो कि मान लो ये 2 की पावर x था तो एक्सपोनेंशियल हो गया, 2 की बजाय यदि 1/2 की पावर x होता तो अब ये घटता कि बढ़ता, क्या होता? पहले महीने में 1/2, दूसरे महीने में 1/4, तीसरे महीने में 1/8, इस महीने में 1/16, तो ये तो घट रहा होता ना, क्योंकि 1/2 0.5 है दोस्त, और ये 0.25 है, ये 0.125 है, और ये उससे भी नीचे, मतलब नंबर ये घटने लग गए। तो ये किसकी पावर कर रहे हो आप, उस पर डिसाइड है कि आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगा। समझ रहे ना बात को? हाँ, तो यदि ये जो a है, जैसा कि इसमें लिखा है कि a इज ग्रेटर देन 1, तो एक्सपोनेंशियल, ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। इस फंक्शन में a टू द पावर x है, सपोज जैसे कि यहाँ पे लिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू a टू द पावर x, a को 1 से बड़ा ले लिया, और f0 की वैल्यू यदि आप पता करो कि किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो देखो आप 0 पे इसकी वैल्यू है 1। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू -∞ पे पता करते हैं, f-∞, a की पावर -∞ इज नथिंग बट 1/a टू द पावर, किसी की भी पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो एग्जैक्ट 0 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि -∞ तो डिफाइन नहीं है, वो तो इंडिकेट करता है वेरी हाई वैल्यू। तो देखो ये ग्राफ शुरू होता है कि 0 से शुरू होगा, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक, बिकॉज f∞ इज नथिंग बट a की पावर इन्फिनिटी, किसी भी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, है ना। ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 हो, उसकी पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी 1 ही होता है दोस्त। ठीक है जी, तो हाँ, कहाँ हैं हम यहाँ हैं, ये बन गया ग्राफ, इसे इंक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे, है कि नहीं। अब आते हैं हम, इसकी वैल्यू हम रखते हैं 0 से 1 के बीच में, हाँ 0 से 1 के बीच में, जैसे कि यहाँ रखी हमने, है ना। अब ये फंक्शन इन्फिनिटी पे यदि देखोगे इस फंक्शन को, जहाँ पे a की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है, तो इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, सॉरी f-∞ पे देखते हैं जरा वैल्यू क्या है, तो वही a की पावर -∞, सो ये हो जाएगा 1/a की पावर इन्फिनिटी, 1/a की पावर इन्फिनिटी। अब a जो है ना वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा जो नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो 0 बन जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है, 1/0, और 1/0 इज नथिंग बट द इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू है कहाँ, -∞ पे। उसके बाद जैसे ही बढ़ोगे ये डिक्रीजिंग, ये साइन इधर करो आप, एरो का साइन आप इधर करो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया दोस्त? डिक्रीजिंग। जब भी a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो आपको डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा, और a 1 से बड़ा हो तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा होगा ना, e टू द पावर x देखा होगा। अब ये देखो e है, e की वैल्यू होती है 2.71, ये e की पावर जो होती है e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं ना, वेर e क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये वाली सिचुएशन में है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलरली आपने देखा होगा e टू द पावर -x भी देखा होगा। तो ये कौन सा वाला ग्राफ हो जाएगा? डिक्रीजिंग वाला ग्राफ हो जाएगा, आप जानते हैं जी। ओके, नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये रहा लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बेस, अब यहाँ पे बेस डिसाइड करेगा, यहाँ पे डिसाइड कौन कर रहा था? a, यहाँ पे बेस डिसाइड करेगा कि क्या है फंडा, ठीक। अब देखो ये बेस यदि 0 से 1 के बीच में हुई तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग रहेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। आपका लॉग यहाँ पे ले लिया मैंने 0.5 x इज इक्वल टू f(x), तो जब 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे ना, 0 पे, तो वो इन्फिनिटी आएगी। लॉग
0.5 है और 0 पे वैल्यू निकाल रहा हो ना, तो उसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। बट ऑन द सेम हैंड यदि बेस जो है ना, ये यदि 1 से बड़ी रहती है, जैसे कि इस केस में 1 से बड़ी, यहाँ पे हम फंक्शन मान लेते हैं log बेस 2 मान लेते हैं x। यहाँ पे यदि आप f ऑफ 0 फाइंड करोगे ना दोस्त, log 2, एक्चुअली ये डिफाइंड नहीं है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, और वो भी कौन सी वैल्यू है, ये माइनस इन्फिनिटी आती है यहाँ। तो देख लो 0 पे इसकी वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे इन्फिनिटी है। और जब आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो ये आप ऐसे देखो कि x इज इक्वल टू 0 पे ये प्लस इन्फिनिटी है, और जब ये जाएगा अपन कह लें, हाँ, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी जब डाल दोगे तो ये माइनस इन्फिनिटी को रीच करेगा। log के साथ 0 हो और इन्फिनिटी हो, ये डिफाइंड नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी भाई साहब कि a की वैल्यू, ये बेस की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, 1 से ज़्यादा है तो ये मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ओके, एक और बड़ा ट्विस्टिंग मस्त पॉइंट है, कोई सी भी बेस हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि यहाँ 1 है तो वो हमेशा 0 होगा। देखो ये है 0, x की वैल्यू 1, ये है 0, x की वैल्यू 1। अब बेस कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यदि log 1 लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, 0 कर दो आंख मीच के, समझा? बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलेंगे। ठीक है, ये भी हो गया, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं रे, अभी सब बेसिक देख लो आप, बस दैट्स इट। अब ये है, समय देख लें पहले, बाकी इनको हम फटाफट समझा देते हैं। समय है हमारे पास पर्याप्त। ये डायरेक्ट बुक में से मैंने छाप दिए हैं, रेफरेंस बुक IAS मास्टर का लिया हूँ मैं, इसमें बाद में क्रेडिट भी दे दिया हूँ, बताऊँगा अभी आपको। पैराबोला इक्वेशन आप जानते ही हो, y² इज इक्वल टू 4ax, y की इवन पावर है इसमें, तो ये x के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा, देख लीजिए सिमेट्रिक होगा। इन सारी चीज़ों से मतलब मत रखिए क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब 12th वाली बातें हैं, चूँकि उस बुक ने लिख दिया और मैंने फ़ोटो खींच लिए तो ये भी आ गए, और कुछ ज़रूरत नहीं है, बस ये देखने का है कि इसे पैराबोला बोलते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को पैराबोला बोलते हैं। और यहाँ पे यदि माइनस साइन आएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक। ओके, सिमिलरली ये है x², x की इवन पावर है तो वो y के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा, आप यदि माइनस कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। एलिप्स की इक्वेशन, दिस इज द एलिप्स इक्वेशन, x² बाई a² प्लस y² बाई b², स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। और यहाँ पे मज़े की बात है, a² शुड बी ग्रेटर देन b², तो ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, a पे स्ट्रेच्ड ग्राफ रहेगा, लेकिन b² बड़ा होगा, a² सबसे ऐसे रहेगा। बाकी आपको एसेंट्रिसिटी ये वो इससे कोई मतलब नहीं है, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो ये तो एकदम जनरल इक्वेशन हो गई, और जनरल इक्वेशन भी कैसी, जिसका एलिप्स का ओरिजिन क्या है, आपका सेंटर क्या है, ओरिजिन देख लीजिए ज़रा, दोनों एलिप्स का सेंटर जो है वो ओरिजिन है साहब, तो उसकी ये इक्वेशन है। लेकिन आपको ऐसी इक्वेशन भी पता होनी चाहिए जिसका सेंटर ओरिजिन ना हो, तो उसके लिए मान लो आपका एलिप्स है और उसका सेंटर H एंड K है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी साहब, x माइनस h का स्क्वायर डिवाइड बाई a² प्लस y माइनस k का स्क्वायर बाई b² इज इक्वल टू 1। a और b में रिलेशन क्या रहेगा, एक को बड़ा होना पड़ेगा, एक को छोटा होना पड़ेगा, a और b बराबर नहीं हो सकते, बराबर हो गए तो सर्कल बन जाएगा। तो लगे हाथ हम सर्कल की इक्वेशन भी बता देते हैं, यदि लिखा हुआ है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², सो दिस इज सर्कल। क्या है ये दोस्त, सर्कल है और जिसकी रेडियस क्या है, a है, और उसका ओरिजिन क्या है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है, लेकिन ओरिजिन ना हो तो ये रही इक्वेशन, प्लस y माइनस h² इज इक्वल टू a²। यदि आप इसे एक्सपांड करेंगे तो 2x 2y वाली टर्म भी आएंगी,
ठीक, ध्यान रखिएगा, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर लूँगा। हाइपरबोला भी होता है और हाइपरबोला की इक्वेशन ये रही साहब। जो इलिप्स की इक्वेशन है ना, प्लस की जगह यदि बीच में माइनस आ गया, देखो ज़रा ध्यान से, तो हाइपरबोला बन जाएगा। इस टाइप के फिगर को हम हाइपरबोला बोलते हैं। प्लस आएगा तो ये दोनों इधर आके इलिप्स बना लेंगे, इन दोनों को उल्टा दो आप, इलिप्स बन जाए। लेकिन बीच में माइनस आ गया तो भाई माइनस माइनस दूर हो गए। याद करने का तरीका, वैसे तो आपको ये ध्यान में ही रखना है कि ये ग्राफ है हाइपरबोला। इस ग्राफ का हम कतई यूज़ नहीं करने वाले हैं, बस देखना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। अब आते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब इसको कैसे, भाई सर्कल की इक्वेशन थी सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और वहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन क्या थी साहब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन थी, इजंट इट। और यहाँ पे आपने माइनस साइन कर दिया तो ये बन जाता है पैराबोला। कौन बोला भाई? सिमिलरली अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही टाइप है, इतना कोई विशेष है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। अब अगली क्लास से हम सीखेंगे ये सिंक फंक्शन और नॉर्मल कर्व, ये दोनों देखेंगे। और उसके बाद फिर हम IAS मास्टर पब्लिकेशन को वो भी दे देते हैं, ग्रेटिट्यूड, कि इनकी बुक्स हमने डायरेक्ट उठा लिया इस चीज़ को। और ये चूँकि हमारी फील्ड के ही लोग हैं इसलिए इन्हें देना भी ज़रूरी है ना। गेट इंस्टीट्यूट है ये, कोई नॉर्मल बुक होती जो हम जनरली प्रीफर करते हैं उसमें से उठाते तो हम परवाह नहीं करते, बट हमने यहाँ पे सोचा कि चलो फ़ोटो खींच ही रहे हैं तो नाम भी देते हैं। जो भी हमने फंक्शन देखे ना, उन फंक्शन में ऑपरेशंस करेंगे हम, ये सारे ऑपरेशंस करेंगे, इनको समझेंगे बड़ी गहराई से। और उसके बाद ये फंक्शन ग्राफ वाली कहानी वाइंड अप होके हम अगली कहानी में स्विच कर जाएंगे, ठीक है साहब। मिलेगा अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।